चीनी अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। ट्रंप की स्थिति मजबूत है। 30 करोड़ लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और उद्योगपति भाग चुके हैं। उन्होंने हम सबको यहां रोक दिया और खाने नहीं दिया। सीसीपी चीन पर अपना नियंत्रण खो रही है। चीनी नागरिक अपने समाज से ऊब चुके हैं और बदले की भावना रखते हैं। हाल के दिनों में देश भर में कई चीनी लोगों ने अपने ही साथी नागरिकों के खिलाफ हो गए हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोगों ने निर्दोष जनता पर घातक हमले किए हैं और फिर अपने संदेश को प्रचारित किया है। इसे समाज से बदला करार दिया है। इससे पूरे देश में और हमले हो रहे हैं और यह जंगल की आग की तरह फैल रहा है। यह पूर्ण अराजकता का एक उदाहरण मात्र है। 2 मई को एक मध्यम उम्र के व्यक्ति ने अपनी मोटरसाइकिल जलाई और फिर राहगीरों को चाकू मारा। वीडियो में एक व्यक्ति को चाकू मारा गया और फिर हमलावर जमीन पर गिरकर अपना गला काटने का प्रयास करता दिखाया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 2 लोग घायल हुए हैं और 54 वर्षीय संदिग्ध ली को गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको पूरी क्लिप इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं वो दिखाना नहीं चाहता और मुझे लगता है आप भी उसे देखना पसंद नहीं करेंगे। और इसके अलावा यह स्पष्ट रूप से और सही भी है कि यह YouTube के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। आप शायद सोच रहे हैं कि यह किसी ऐसे व्यक्ति की बात है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और जो काबू से बाहर हो गया। मुझे भी पहले यही लगा। असल में टैरिफ्स लागू होने के बाद मैंने करीब 2 हफ्ते पहले चीन में ऐसे मामले देखने शुरू किए थे। मुझे लगा था ये सिर्फ कुछ मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों की अलग अलग घटनाएं हैं, पर ये हर दिन बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं अब इस पर बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि कम समय में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं कि इन्हें अलग अलग मानना उचित नहीं होगा। यह मैंने देखी पहली घटनाओं में से एक है, जो मात्र 2 सप्ताह पहले स्कूली बच्चों के खिलाफ हुई थी। YouTube निश्चित रूप से अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसा नहीं चाहेगा, पर चीन की यही हकीकत है। चूंकि हम भूराजनीतिक खबरें कवर करते हैं, मुझे लगता है हमें इसे भी कवर करना चाहिए। तो शायद अगर आप लोग हमारी थोड़ी मदद कर सकें और नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें, तो यह हमें एल्गोरिदम में मदद करता है, खासकर जब हम ऐसे जोखिम भरे विषयों को कवर करते हैं। एक और समाज से बदला लेने की घटना जिसमें स्कूली बच्चों को गाड़ी से कुचल दिया गया, यह थी रिपोर्ट। 21 अप्रैल को शाम करीब 6 बजे जब छात्र स्कूल से निकल रहे थे, चीन के जिंगयुआन शहर में किसी ने एक प्राइमरी स्कूल के बाहर भीड़ में कार घुसा दी। वीडियो में कई घायल लोग दिख रहे हैं, कुछ जमीन पर पड़े हैं और उठ नहीं पा रहे हैं। मौतों की भी खबरें हैं। हालांकि सटीक हताहतों की संख्या स्पष्ट नहीं है। आधिकारिक सूत्रों ने वीडियो और चर्चाओं को दबा दिया है, जबकि कुछ मुख्य भूमि मीडिया इसे कार दुर्घटना बता रहे हैं। वीडियो में कम से कम 5 लोग जमीन पर पड़े हैं, जिनमें 3 छात्र शामिल हैं। वीडियो यहां नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन मैं रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। यह घटनाओं पर पहली रिपोर्ट थी जो मैंने देखी थी। हमने इन्हें समाज से बदला नाम दिया, जो हमें हमलावरों से मिला। उनमें से कई ने पहले ही कहा था कि वे यह सब समाज से बदला लेने के लिए कर रहे हैं। यह सवाल उठता है कि वे समाज से किस चीज का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें क्या बात इतनी नाराज कर रही है कि वे मासूम लोगों और बच्चों पर हमला करना चाहते हैं? खैर, इसका बहुत कुछ ट्रंप के टैरिफ्स से लेना देना है। यहाँ एक क्लिप है जिसमें कुछ पृष्ठभूमि दी गई है। मेरे चीन टैरिफ्स के साथ हम इतिहास की सबसे बड़ी नौकरियों की चोरी को खत्म कर रहे हैं। चीन ने अन्य देशों की तुलना में हमसे सबसे ज्यादा नौकरियां छीनी हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम साथ नहीं रह सकते।
हम चीन के साथ संबंध बनाए रखेंगे। अभी टैरिफ 145% है, तो असल में ये और 0 के बीच बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक हो जाएगा। वे एक समझौता करना चाहते हैं और हम एक समझौता करेंगे, लेकिन ये एक निष्पक्ष समझौता होगा। ये ऐसा समझौता नहीं होगा जिसमें हम साल दर साल $1 ट्रिलियन खो दें, जैसा बाइडेन के साथ हुआ था। मेरे नज़रिए से चीन में दंगे भड़क उठे हैं, जहां मजदूर बकाया वेतन और बेहतर हालात की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवादियों के कारण फैक्ट्रियों का उत्पादन 16 महीनों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। गॉर्डन, जब चीन में लोगों और मजदूरों के बीच आंतरिक अशांति दिख रही है, तब आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिका की ताकत कितनी है? चीन की आबादी बहुत अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में दबदबा है। वस्तुतः वस्तुनिष्ठ कारकों के आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप को लाभ है, क्योंकि चीन की किसी भी जवाबी कार्रवाई का चीन पर अमेरिका जितना या उससे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शी जिनपिंग के पास केवल एक विकल्प है, राष्ट्रपति ट्रंप को पीछे हटने और हार मानने के लिए मजबूर करना, भले ही ट्रंप जानते हैं कि उनके पास बेहतर स्थिति है। मुझे नहीं लगता कि हमारे राष्ट्रपति ऐसा करेंगे। इसका मतलब है कि चीन को संकट में देखेंगे। उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही गिर रही है और सिकुड़ रही है, जैसा अप्रैल के आंकड़ों और फरवरी-मार्च के मूल्य संकेतक से पता चलता है कि देश डिफ्लेशनरी सर्पिल में है। यह चीनी अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर स्थिति है और ट्रंप के पास मजबूत पत्ते हैं। टैरिफ युद्ध और व्यापार युद्ध शुरू होने से पहले ही चीन की स्थिति पहले से खराब थी। 600 मिलियन से अधिक चीनी नागरिक प्रतिदिन $5 से कम आय अर्जित करते हैं। यह चीन को बदनाम करने का पश्चिमी मीडिया का प्रयास नहीं है। यह आंकड़ा चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली कछियांग का है। इसका अर्थ है कि सीसीपी चीन की वास्तविक स्थिति से अवगत है, इसलिए चीनी सेंसरशिप इतनी व्यापक है। सच्चाई सबसे शक्तिशाली हथियार है। सीसीपी इसे चीनी नागरिकों से छुपाकर लंबे समय तक सत्ता में बनी रह सकती है। क्या आप जानते हैं कि सीसीपी आंतरिक सुरक्षा पर चीनी सेना से अधिक खर्च करती है? चीन की सेना का लक्ष्य ताइवान पर कब्जा करना है। इसका कारण स्पष्ट है। सीसीपी का सबसे बड़ा शत्रु अमेरिका, ताइवान या जापान नहीं है, वो हैं चीनी लोग। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपना प्रोपेगेंडा फैलाती है और सत्य को सेंसर करती है। असल में जो भी वीडियो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाए थे और जो भी रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई थी, आपको ये सब चीनी सोशल मीडिया पर ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सीसीपी के सेंसर लगातार काम कर रहे हैं। ये वीडियो YouTube पर उपलब्ध हो सकते हैं, जैसा हमने आपको कई बार कहा है। मुझे पता है आप इसे बार बार सुनकर थक गए होंगे, लेकिन अगर आप कृपया नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं तो ये सचमुच हमारी सहायता करेगा। सीसीपी चीनी जनता का ब्रेन वॉश कर रही है। जनता को शुरू से ही सिखाया जा रहा है कि असली दुश्मन अमेरिका, जापान और ताइवान है। एक चीनी स्कूल की क्लिप में दिखाया गया है कि उनके छात्र क्या सीख रहे हैं। अमेरिका ने गंदा खेल खेलने के लिए टैरिफ बढ़ा दिए। कितना घमंडी कदम है। उन्हें लगा कि यह एक सख्त कदम है। असल में यह मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद है। चीन इससे कभी नहीं डरता। हम एक बड़े और प्रतिष्ठित देश हैं। आप टैरिफ लगाएंगे तो मैं भी वैसा ही करूंगा। आप मेरे साथ और क्या कर सकते हैं? चीन के पास अमेरिका को परेशान करने की शक्ति है। साम्राज्यवाद गिरने वाला है। चीन का उदय अब रोका नहीं जा सकता। यह और भी मजबूत हो रहा है। दुर्भाग्य से सीसीपी के लिए विद्रोह करने वाले चीनी मिडिल स्कूल के छात्र नहीं हैं, कम से कम अभी तक तो नहीं। ये चीनी युवा हैं। वे नाखुश हैं क्योंकि यह अर्थव्यवस्था उनके लिए काम नहीं कर रही है। पिछली बार सीसीपी द्वारा दी गई युवा बेरोजगारी की रिपोर्ट में 21% आंकड़ा था। 2023 में सीसीपी ने निर्णय लिया कि वे अब ये आंकड़ा जारी नहीं करेंगे। सीसीपी ने माना कि अगर वे किसी समस्या की रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वह समस्या मौजूद नहीं रहेगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि युवाओं में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। शंघाई विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार
उनके 45% स्नातकों को रोजगार नहीं मिला। इसका मतलब चीन में युवाओं की बेरोजगारी 45% तो नहीं है, लेकिन यह जरूर दर्शाता है कि सीसीपी द्वारा बताए गए 21% के मुकाबले हालात अब काफी बिगड़ चुके हैं। युवाओं में इतनी ज्यादा बेरोजगारी ने चीन में सोशल मीडिया पर एक वायरल ट्रेंड को जन्म दिया है, जिसे चूहा लोग कहा जाता है। यहाँ 1 मिनट की जल्दी सी व्याख्या है कि असल में यह क्या है, और यह खुद को चूहा व्यक्ति कहने वाले किसी और नहीं, उन्हीं की तरफ से है। मैं भी चूहा व्यक्ति नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं 2500 की सैलरी कमा रहा हूँ, सेकंड हैंड रेडमी इस्तेमाल कर रहा हूँ, 300 युआन के सस्ते किराए के कमरे में लेटा हूँ, 6 युआन की तली हुई नूडल्स खा रहा हूँ, डिब्बा बंद चिंगदाओ बियर पी रहा हूँ और टीवी पर शहरी प्रेम कहानियां देख रहा हूँ। कमरे में बस हल्की रोशनी है और फफूंदी की तीखी बदबू फैली हुई है। तुम मुझसे भविष्य के बारे में पूछते हो। क्या मेरा अब भी कोई भविष्य है? हमारा भविष्य अब सुरक्षित नहीं है। बदकिस्मती से चीन में पिछले कुछ हफ्तों में बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। 28 अप्रैल को गुआंगडोंग बांगबाओ एजुकेशनल टॉयज फैक्ट्री ने एक निलंबन नोटिस जारी किया। महामारी के बाद बाजार की घटती मांग और हालिया निर्यात शुल्क वृद्धि के कारण ऑन ऑर्डर में गिरावट के चलते कंपनी ने कुछ कर्मचारियों को 6 महीने के लिए काम रोकने का निर्णय लिया है। गुआंगडोंग में कई फैक्ट्रियों ने शुल्कों के चलते उत्पादन रोक दिया है। गुआंगडोंग विश्व का खिलौना निर्माण केंद्र का निर्यात $15 बिलियन तक है, जो वैश्विक बाजार का लगभग 40% है। विश्लेषण बताता है कि खिलौना उद्योग का मुनाफा पहले से ही कम है और शुल्क दोगुना होने पर फैक्ट्रियों को ऑर्डर स्वीकार करने पर नुकसान होगा और न स्वीकारने पर जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह वाकई में एक मुश्किल स्थिति है। कई चीनी फैक्ट्रियों के ऑन ऑर्डर ठीक उस समय रद्द हो रहे हैं जब वे उत्पाद तैयार कर ही रही होती हैं, मानो यह पहले से ही काफी नहीं था। किसी फैक्ट्री के लिए ऐसी स्थिति लगभग मौत के समान होती है। किसी फैक्ट्री के लिए ऑर्डर रद्द होना मौत की सजा जैसा होता है। यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होता, वो सचमुच अपना कारोबार खो सकते हैं, अपनी आजीविका खो सकते हैं अगर उनके काफी ऑर्डर रद्द हो जाएं। और इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि ये फैक्ट्रियां कैसे काम करती हैं। मान लीजिए आप एक बड़ी टी शर्ट कंपनी हैं और आप अपनी टी शर्ट्स चीन में बनवाना चाहते हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग में कुछ पैसे बचा सकें। यह सब टैरिफ वगैरह से पहले की बात है। ठीक है, मान लेते हैं कि अभी ऐसा ही है। अब आप क्या करेंगे? आप ऐसी फैक्ट्री ढूंढेंगे जो आपके ऑन ऑर्डर की मात्रा को संभाल सके। मान लीजिए $1 मिलियन की टी शर्ट्स। आप $1 मिलियन का ऑर्डर देंगे, लेकिन उन्हें $1 मिलियन नहीं देंगे। आप उन्हें आमतौर पर $50 से $1 लाख के बीच का एडवांस देंगे ताकि वे आपके ऑर्डर पर काम और निर्माण शुरू कर सकें। यहीं पर फैक्ट्री का बिजनेस मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता है। फैक्ट्रियों के मार्जिन आमतौर पर ज्यादा नहीं होते। वे एक ऑर्डर पर केवल 5% से 5% तक कमाते हैं। जब उन्हें $1 मिलियन का ऑर्डर मिलता है तो वे $50,000 से $1,50,000 तक का मुनाफा कमाने की उम्मीद करते हैं। उन्हें लगभग $8,50,000 अपनी जेब से लगाने पड़ते हैं ताकि वे इस ऑर्डर के लिए टी शर्ट बनाने के लिए जरूरी सामान खरीद सकें। ग्राहक से उन्हें $1 मिलियन नहीं, सिर्फ $1 लाख मिले हैं। बाकी की रकम उन्हें अपनी जेब से लगानी होगी या बैंक से लोन लेना पड़ेगा। ये फैक्ट्रियां अपने ऑर्डर पर ज्यादा मार्जिन नहीं कमाती हैं। इसका मतलब है कि आमतौर पर उनके पास ज्यादा नकद नहीं होता, इसीलिए वे अक्सर बैंक से लोन लेते हैं। और योजना यह होती है कि जैसे ही वे ये टी शर्ट्स बना लेंगे, उन्हें भेज देंगे, और जब ये टी शर्ट्स आमतौर पर अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं तो उन्हें $1 मिलियन मिलेंगे। फिर वे उस $1 मिलियन से बैंक का कर्ज चुकाएंगे, मजदूरों को पैसे देंगे और उम्मीद है कि कुछ पैसा मुनाफे के रूप में बच जाएगा। अच्छा समय हो तो कारोबार ऐसे ही चलता है
लेकिन ऐसे समय में जब टैरिफ रातों रात बढ़ जाते हैं, ऑर्डर कैंसिल होने लगते हैं। लेकिन ये फैक्ट्री मालिक पहले ही अपना पैसा लगा चुके होते हैं या बैंक से लोन ले चुके होते हैं ताकि सारे ऑर्डर पूरे कर सकें। इसका मतलब अब वे माल के साथ फंसे हुए हैं और उन्हें वह पैसा नहीं मिल रहा जो उन्हें यह सारा माल बनाने के लिए वादा किया गया था। चीन में कई फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं क्योंकि फैक्ट्री मालिकों ने माल बनाने के लिए लोन लिया था और अब वे उसे बेचकर या ऑर्डर देने वालों को भेजकर चुका नहीं पा रहे हैं। तो वे मूल रूप से नुकसान झेल रहे हैं और कुछ लोग नुकसान झेलने की स्थिति में नहीं हैं, इसीलिए वे दिवालिया घोषित कर रहे हैं। और इससे भी बुरा यह है कि इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले बहुत से मजदूरों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। यही बात चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को बेहद परेशान कर रही है। तो सवाल उठता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो मजदूरों की पार्टी है, उसके पास मजदूरों के लिए सुरक्षा क्यों नहीं है? जब आप यह सवाल चीनी अधिकारियों से पूछते हैं तो वे यही जवाब देते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी यहाँ हमारे साथ हैं। क्या आप चीन को समझते हैं? क्या आप कभी चीन गए हैं? चीन ने अपने विकास के दौरान 600 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्त किया है। ठीक है, यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। क्या यह माना जाएगा कि चीन ने 600 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जब वही चीनी नेता थे जिन्होंने उन्हें गरीबी में धकेला था? माओ जेडोंग ने जब केंद्रीकृत योजना वाली अर्थव्यवस्था लागू की थी, वह याद है ना? किसानों से कहा गया कि वे देश के लिए खाना उगाने के बजाय लोहा और स्टील का उत्पादन शुरू करें क्योंकि देश को उसकी आवश्यकता थी। इसी वजह से चीन में मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी अकालों में से एक आया। ये सब माओ की नीतियों के कारण हुआ। जब माओ की मौत हुई तो इन नीतियों में से कई को वापस ले लिया गया और देखिए 600 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आ गए। और अब सीसीपी बस इसका श्रेय लेती है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वयं आग लगाकर फिर उसे बुझाऊं और इसके लिए टेक्सास को बचाने का मेडल पा जाऊं। मुझे नहीं लगता था कि मुझे उस समय मेडल मिलना चाहिए था। खैर, अब बयान पर लौटते हैं। चीन अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसकी प्रति व्यक्ति आय $8,000 है। अगर हम मानवाधिकारों की सही तरीके से रक्षा नहीं कर पाते तो क्या चीन इतना बड़ा विकास कर पाता? चीन ने अपने संविधान में मानवाधिकारों को शामिल किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड को चीनी लोग खुद समझते हैं, न कि आप, बल्कि खुद चीनी लोग। इस विषय पर बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं। इस पर बोलने का अधिकार चीनी लोगों को है। मेरा मतलब है ये एक आम बयान है, जैसा कि आप किसी देश के राजनेता से उम्मीद करते हैं। लेकिन चलिए ये मत सुनते कि वो क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं कि वो करते क्या हैं। चलिए देखते हैं कि ये सारे राजनेता, ये सारे सीसीपी अधिकारी अपने बच्चों को कहाँ रहने और पढ़ने के लिए भेजते हैं। 100% सीसीपी के सभी उच्च पदस्थ अधिकारी अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं, लेकिन सीसीपी अपने आम लोगों से कहती है कि अमेरिका से नफरत करो। इसीलिए हमेशा याद रखो दोस्तों, जो वो कहते हैं उस पर मत जाओ, जो वो करते हैं उसे देखो।